जी। तो नंबर वन प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from positive charge। नंबर टू हमने पढ़ा था terminate at negative charge। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज पर जो है वो ये ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज पे ये टर्मिनेट हो जाती है। सिमेट्रिक इन नेचर, इनकी नेचर जो है वो सिमेट्रिक होती है कि ये तमाम डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट में बनते हैं। जैसा कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन रिट आउट हो रही हैं आउटवर्ड, और ये जो फील्ड लाइंस हैं वो तमाम डायरेक्शन में चारों तरफ पर इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, तो इसलिए इसको हम सिमेट्रिक इन शेप भी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से फील्ड लाइन रिट आउट होगी तो ये सिमेट्रिक भी है और पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज आउट होती हैं, और नेगेटिव चार्ज पर जो है फील्ड लाइन जाकर एंटर होती है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि नंबर 4 पॉइंट में कहा था कि डायरेक्शन ऑफ लाइन, टेंजेंट लाइन। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो अगर दो तरह से हो सकती हैं, स्ट्रेट भी हो सकती है लाइक दिस वन, जैसे हमने पहले पढ़ा था स्ट्रेट लाइन हो सकती हैं, या फिर ये फील्ड लाइन इस तरह से कर्व में भी हो सकती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से कर्व में भी हो सकती हैं। तो दोनों तरफ अगर आप देखो तो दोनों के अंदर हर पॉइंट पर क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है तो इनकी कोई ना कोई फील्ड लाइन भी होगी, और हर पॉइंट पर इनकी फील्ड लाइन जो है वो डिफरेंट होगी। और वो डिफरेंट फील्ड लाइन कैसे फाइंड करते हैं, वो फाइंड देखो इस तरह करते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूँ तो चार्ज इस पॉइंट पर रखा हुआ हो, तो इस पॉइंट पर इसकी जो डायरेक्शन है वो वही सेम डायरेक्शन होगी जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की थी। ठीक है, ये आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की थी वही डायरेक्शन इस चार्ज की भी होगी। ठीक है, इसी तरीके से लेकिन अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि फील्ड हमारी रेडियल फील्ड है या सर्कुलर फील्ड है, तो इस पॉइंट पर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर जो फील्ड लाइन होगी वो इस तरह से होगी, ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर मैं इस फील्ड के ऊपर इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी, इस पॉइंट की डायरेक्शन बात करूं तो इस तरह से होगी। तो हर पॉइंट पर जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वो क्या हो रही है, वेरी हो रही है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब बनती है ना, वो बनती कैसे है, पहले वो कुछ फिगर समझाता हूँ मैं आपको, फिर दोबारा आपको इस रेडियल फील्ड के ऊपर लेकर आऊंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस अगर रखे हुए हों, ठीक है, तो इन दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस से फील्ड लाइन इमिट आउट होती है, ओरिजिनेट होती है। तो ये फील्ड लाइन ऐसा नहीं होगा कि एक दूसरे की तरफ जाए, एक दूसरे के अंदर इंटरेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। बल्कि क्या होगा, फील्ड लाइन क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करती है तो जितना क्लोजेस्ट हो सकेगा वो पॉसिबल जाएंगी, और फिर ये फील्ड लाइन एक दूसरे में से बैंड हो जाएंगी। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर भी लाइन बैंड हो जाएंगी, यहाँ पर क्लोज तक पहुंचेंगी फिर लाइनें बैंड हो जाएंगी। तो इस तरीके से लाइन एक दूसरे के क्रॉस नहीं कर सकती। तो याद रखिएगा एक पॉइंट, इसके बाद हम लिखेंगे लाइन भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। लिख लेते हैं बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर intersect each other। ठीक है, तो जरा हम देखें कि लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट निकल रही थी, लेकिन करीब जैसे पहुंची दोनों फील्ड्स के, दोनों एक दूसरे के सेम थी, तो इसलिए वो बैंड हो गई, एक दूसरे के अंदर मर्ज नहीं हुई। जबकि यही कंडीशन
अगर अपोजिट चार्ज की होगी, ठीक है, एक पॉजिटिव हो और एक जो है वो ये पॉजिटिव चार्ज और एक इसके सामने नेगेटिव चार्ज, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो फिर इनमें से फील्ड लाइन जो निकलेंगी वो पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसमें तो फील्ड लाइन जो है एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगी, जस्ट लाइक दिस, बिल्कुल स्ट्रेट गई। और जैसे जैसे एज पर पहुंचती जाएंगे थोड़ी सी क्या होती जाएंगी, कर्व होती जाएंगी। ये सिचुएशन आपकी बुक में भी बनी हुई है। तो स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी कॉर्नर्स पर से लाइन क्या होती है, बैंड हो जाती है, क्योंकि उसको जो है वो नेगेटिव चार्ज चाहिए। पॉजिटिव चार्ज जो फील्ड लाइन निकल रही हैं वो इन सर्च ऑफ नेगेटिव लाइंस आ रही हैं, तो इसीलिए वो सेंटर वाली लाइन तो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएंगी, लेकिन कॉर्नर वाली जो लाइन होगी वो थोड़ी सी कर्व बनाएंगे और बैंड बनाकर वहां पर नेगेटिव चार्ज तक पहुंच जाएंगी। यहाँ तक समझ में आई? तो और से देखो आप, कुछ लाइन स्ट्रेट भी जा रही हैं और कॉर्नर्स पर या एजिस पर लाइन जो है वो बैंड हो रही हैं, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, जब लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट होती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन में क्या होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, ठीक है। जबकि अगर कर्व की बात करें तो ये कर्व वाली जो होती है वेरिएबल, जिसको आप नॉन यूनिफॉर्म भी कह सकते हो, ये यूनिफॉर्म नहीं रहती, इनकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ऑब्वियसली अब वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेक्टर क्वांटिटी में उसके मैग्नीट्यूड में फर्क आए या उसकी डायरेक्शन में फर्क आए, दोनों में से किसी एक चीज पर भी अगर फर्क आ जाता है तो फिर हम क्या कहते हैं कि उस वेक्टर के अंदर चेंज आ गया। अंडरस्टूड? तो मैग्नीट्यूड भले चेंज नहीं आ रहा, मैग्नीट्यूड सेम है, मगर क्योंकि कॉर्नर पर एजिस पर उसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, किसमें चेंज आ रहा है, डायरेक्शन में, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि वेरिएबल वेलोसिटी हम इसको कहते हैं। ओके, तो इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर इस लाइन में समझाया कि डायरेक्शन ऑफ ईच पॉइंट या उस लाइन की, उस पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, वो फाइंड की जा सकती है कैसे, बाय द टेंजेंट ऑफ द लाइन। और टेंजेंट आप लोगों को मालूम है क्या, कैसे मालूम करते हैं कि किसी भी सर्किल पर जब लाइन क्रॉस कर रही होती है तो उसके सरकमफ्रेंस को टच करने वाली जो लाइन होती है उसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी स्पीड को या इसकी डायरेक्शन को हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। आप अगर दो प्लेट्स की बात करो, दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज। तो अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्लेट हैं आपके पास मौजूद, तो इन प्लेट्स के अंदर हम क्या कहते हैं कि फील्ड लाइन बनेगी स्ट्रेट, सेंटर से तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होंगी इस तरीके से, लेकिन इनके जो एजिस होगा उस पर इस तरह से कर्व लाइन बनेगी, जो कि आपकी फिगर में भी बनी हुई होंगी। बुक में अगर देखो तो आपको इस तरह नजर आ जाएगा। तो सेंटर जो फील्ड लाइन है वो तो बड़ी स्ट्रेट बन रही है, क्यों स्ट्रेट बन रही है, क्योंकि यूनिफॉर्म में डायरेक्ट डायरेक्ट जा रही है, लेकिन एजिस से कर्व कर रही है। तो मैग्नीट्यूड में सारी लाइन सेम होंगी, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन की वजह से उसको नॉन यूनिफॉर्म का है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं कर सकते ये इंटरसेक्ट ईच अदर? ये जो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, अगर देखो हम बात करें इस पॉइंट पर, भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज की वजह से थी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज की वजह से थी। अगर ये चार्ज आपस में क्या हो रही है, फील्ड लाइन क्रॉस कर जाए, ऐसा होता नहीं है। अगर क्रॉस कर जाए तो इसका मतलब समझ में क्या आ रहा है, देखो इस पॉइंट के ऊपर, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, मैंने बताया अभी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, उस पॉइंट की डायरेक्शन चेक करते हैं। अगर मैं देखूं तो यहाँ मुझे दो बातें समझ में आ रही हैं कि इस पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगी फोर्स की या वेक्टर की वो दो होंगी, दो हो गई। क्या एक पॉइंट पर किसी भी वेक्टर की दो डायरेक्शन हो सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं होती। तो दो डायरेक्शन कभी भी पॉसिबल होती ही नहीं है वेक्टर की, इसीलिए कहा जाता है कि नेवर क्रॉस ईच अदर। जो दो लाइन आपस में है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दे नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये पॉइंट लिखा, ठीक है। होगा क्या, क्रॉस नहीं कर सकते तो क्या होगा, तो इस तरह से बैंड हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से, अगर ये आपस में अपोजिट है, पॉजिटिव पॉजिटिव लिया हमने, अगर नेगेटिव है तो भी यही लोगी, मगर सिर्फ एरो का फर्क हो जाएगा, वो अब टर्मिनेट हो रही होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दे नेवर पास थ्रू कंडक्टर।
ये फील्ड लाइन जो है वो कभी भी कंडक्टर में से पास नहीं हो सकती। कंडक्टर में से कैसे पास नहीं होती, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम कुछ डिवाइसेस लाते हैं, फॉर सपोज लेट्स से ये कुछ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, ठीक है। हम ये जिक्र नहीं करें कहाँ से आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं से ये फील्ड लाइन आ रही हैं। ये फील्ड लाइन जब आ रही हैं, इसके आगे हमने रखा है कंडक्टर। हमने क्या प्लेस किया? एक कंडक्टर। अच्छा, इस कंडक्टर की जब तक ये फील्ड लाइन नहीं थी, जब तक ये फील्ड लाइन नहीं थी, तो इस कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर कहता है किसने भाई, जिसमें इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ऐसे ही ना, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होंगे और पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद होंगे इन द फॉर्म ऑफ वैकेंसीज। इसे ही तो कंडक्टर कहा जाता है। जब भी जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही जो है फ्लो करते हैं, मूव करते हैं, तभी मूव करने की वजह से, मूव करने की वजह से जो है वो इसमें करंट फ्लो होता है। तो लेट्स सी, जो फील्ड लाइंस आ रही हैं, आने वाली फील्ड लाइन कहाँ से जनरेट होती हैं? हमने पढ़ा भी पॉजिटिव चार्ज से। यहाँ हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस आती हैं। जब पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस आ रही हैं, वो किसकी सीख में आ रही हैं? मतलब कौन से पॉइंट को तलाश करेंगे? नेगेटिव को, इन सर्च ऑफ नेगेटिव चार्जेस होती हैं। तो इसमें से ये फील्ड लाइन, इस कंडक्टर में फिनोमेना क्या होगा? इस कंडक्टर के अंदर से फील्ड लाइंस, जो नेगेटिव चार्जेस थे वो पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। और इस कंडक्टर के अंदर के जो पॉजिटिव चार्ज थे वो उससे रिपेल होना स्टार्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस से रिपेल होना स्टार्ट हो जाएंगे और नेगेटिव की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कंडक्टर के अंदर कुछ इस तरह से फिनोमेना हो जाएगा कि चार्जेस आपस में अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर? तो पॉजिटिव फील्ड लाइन जो आ रही थी वो नेगेटिव चार्ज में मिलकर एब्जॉर्ब हो जाएंगी, इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। और क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस आइदर साइड पर जा चुके थे, तो अब यहां से फील्ड लाइन दोबारा निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। और ये फील्ड लाइन किसकी निकलेंगी? ये फील्ड लाइन इन पॉजिटिव चार्ज की निकलेंगी। क्लियर? तो देखो, इसने ये नहीं क्रॉस नहीं करा, क्रॉस नहीं करी इन फील्ड लाइन ने। इन फील्ड लाइन ने क्या किया? नेगेटिव ने इन फील्ड लाइन को एब्जॉर्ब कर लिया और दूसरे चार्जेस ने उनको वहां से फ्लो करवा दिया। तो सेंटर में अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पर इस पॉइंट पर, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस नहीं करती, कंडक्टर में एब्जॉर्ब हो जाती है और दूसरे साइड से उसी फील्ड की जो चार्जेस के अपोजिट बचते हैं, वो वहां से उसको फील्ड को दोबारा इमिट आउट करवाते हैं, ओरिजिनेट करवा रहे होते हैं। तो हम ये नहीं कहते कभी भी कि दे कैन पास थ्रू कंडक्टर, नहीं, दे कैन नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। ठीक है? हाँ, इंसुलेटर से पास हो जाती हैं। इंसुलेटर से इसलिए पास हो जाती हैं क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं। ये तमाम थी आपके जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है? होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक लैटिन वर्ड है और इस लैटिन वर्ड को हम कहते हैं टू फ्लो। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? टू फ्लो। ऐसी चीज जो कोई भी जो है वो किसी यूनिट एरिया से पास कर जाए, फ्लो कर जाए, ऐसी चीज को हम जो है वो फ्लक्स कह रहे होते हैं। जैसे कि हम अक्सर बात करते हैं कि रिवर्स वगैरह के अंदर, दरिया वगैरह में डैम बनाए जाते हैं, ठीक है। उस डैम में से कुछ वाटर का फ्लो करवाया जा रहा होता है। जैसे जब कोई एक्सेस अमाउंट में पानी हो जाए या डैम में पानी फुल हो जाए, तो उस वक्त फिर उसको, उस स्पिल वे को या स्पिल गेट को ऑन कर दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है, जिससे पानी जो है वो वहां से फ्लो कर जाता है। तो उस वक्त वो जो वाटर की अमाउंट जो उस गेट से पास हो रही है, उसको हम फ्लक्स कहते हैं। ठीक है? वो वाटर पास हो रहा है तो वाटर फ्लक्स हो जाएगा। सिमिलरली हम घर वगैरह में कुछ विंडोज वगैरह बनाते हैं हवा वगैरह के लिए, तो या लाइट के लिए, तो उसमें से कुछ लाइट की क्वांटिटी आ रही है, पास हो रही है, या उस विंडो में से या उस डक में से कुछ एयर पास हो रही है, तो उस एयर को हम जो है वो कहते हैं यहाँ पे ये एयर फ्लक्स है। ठीक है? तो याद रखिएगा, फ्लक्स का मतलब होता है किसी चीज में से, किसी पर्टिकुलर एरिया में से किसी चीज का क्रॉस हो जाना। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इसीलिए यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सम एरिया इज यूनिट एरिया, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम क्या कहेंगे? इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। जैसे कि एक पर्टिकुलर एरिया की अगर हम बात कर लें,
ये एक हमारे पास कोई हमने एरिया बनाया और यहाँ पर जो है वो चार्ज प्लेस करा हुआ है, इस चार्ज में से फील्ड लाइन इमिट आउट होंगी, तो वो फील्ड लाइन इस तरह भी क्रॉस कर रही होंगी, इस तरह भी क्रॉस कर रही होंगी। ठीक है, इस तरह से अगर हम देखें तो कुछ फील्ड लाइंस इस पर्टिकुलर एरिया में से क्रॉस करके जा रही हैं और कुछ फील्ड लाइंस में क्रॉस नहीं कर रही। तो टोटल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है बेटा? 8 है। ठीक है, जबकि इस एरिया में से जो क्रॉस करके जाने वाली लाइंस है वो कितनी है? 1 2 3 4 एंड अ लिटिल बिट पार्ट ऑफ दिस वन, तो 5 लाइंस जो है वो इसमें से पास हो रही है। तो फ्लक्स जो बनेगा इन द 5 यूनिट्स, फ्लक्स कितना बनेगा? 5 लाइनों के बराबर या 5 यूनिट्स के बराबर, वो जितनी भी इसका यूनिट हो उसके बराबर इसका फ्लक्स बनेगा। तो याद रखना है, जो लाइन पास नहीं हो रही उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, जो लाइन पास कर जाए किसी एरिया से उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन? कि फ्लक्स का सिंबल होता है फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनटू यूनिट वेक्टर एरिया। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन बनती है, वो अभी हम लिख नहीं रहे, आप लोग लिख लेंगे। क्या होगी डेफिनेशन? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड द यूनिट वेक्टर एरिया। यूनिट मतलब एक सिंगल है, वेक्टर एरिया मतलब कि एरिया को यहां पर हम एज अ वेक्टर क्वांटिटी लेंगे। एरिया को क्या लेंगे हम? वेक्टर को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना बेटा कि हमारे पास कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं, कुछ क्वांटिटीज हमारे पास ऐसी होती हैं जो कि बल्क अमाउंट में अगर यूज की जाए ना, बल्क अमाउंट में यूज की जाए तो उन क्वांटिटीज को हम स्केलर कंसीडर करते हैं, क्योंकि उसकी मुख्तलिफ या मल्टीपल डायरेक्शन हो जाती है। लेकिन उन्हीं क्वांटिटी को हम जब बहुत माइन्यूट स्केल पर यूज करते हैं ना, स्मॉलर स्केल पर यूज करें, बहुत छोटे छोटे उसके पीस बना लें, तो वही क्वांटिटी जो है वो उसकी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, बिल्कुल पर्टिकुलर उसकी डायरेक्शन मौजूद होती है। जैसे कि हम अगर बात करें व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की क्या होती है? तो मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन की कोई मतलब कह लीजिए कि डेफिनेशन होती ही नहीं है, स्ट्रेट लाइन होती ही नहीं है, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आप कहेंगे सर ये क्या बात कर दी आपने, स्ट्रेट लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती, हम तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन इज द पार्ट ऑफ द सर्किल। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? सर्किल का पार्ट होता है। कैसे? आप एक काम कीजिए, इस सर्किल मैंने बनाई, मैं इसका यहां से लेके यहां तक का पार्ट लूं, तो ये मुझे थोड़ा सा ऐसा नजर आएगा स्ट्रेट सा। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर बहुत बड़ा सा सर्किल बना दूं, इस तरीके से बहुत ह्यूज बड़ा सर्किल बना दूं, तो अब मैं अगर इसी का 1 सेंटीमीटर का या पार्ट लूं, तो इसका अब 1 सेंटीमीटर का पार्ट और उसका स्मॉल से स्मॉल पार्ट ले दिया, एक तो मैंने ये बढ़ाया, अब इससे भी बड़ा अगर सर्किल लूं और फिर उसका 1 सेंटीमीटर का पार्ट मैं कंसीडर करूं, तो वो मुझे इस वाली लाइन से और मजीद स्ट्रेट नजर आएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि स्ट्रेट लाइन की एग्जिस्टेंस नहीं होती, इट इज जस्ट द पार्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट सेक्शन ऑफ द सर्किल। तो वही काम यहाँ पर भी किया कि पूरा एक ऑब्जेक्ट था आपके पास, चाहे वो सर्किल में हो चाहे वो किसी भी शेप में हो, उसका बिल्कुल छोटा सा पार्ट अगर लोगे ना, बिल्कुल छोटा सा पार्ट, मैंने एक छोटा सा ये ब्लॉक बनाया, आपको शायद सर्किल नजर आ रहा हो, छोटा सा पार्ट अगर आप लो, स्मॉलेस्ट सेक्शन लो, तो स्मॉलेस्ट सेक्शन भी आपको बिल्कुल स्ट्रेट नजर आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट। क्लियर? तो इसलिए कहा जाता है कि जब आप स्मॉलेस्ट सेक्शन की बात करोगे, पूरी बल्क की बात करते हैं, तो क्योंकि वो रेडियल में होता, सर्किल में होता, तो आपको वो क्या रखते हैं, उसकी परमानेंट डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन आप बहुत छोटे स्केल की बात करोगे तो वही ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर डायरेक्शन बन जाती है और वो एज अ वेक्टर क्वांटिटी बिहेव करता है। तो इसलिए यहाँ पर भी हमने क्या किया, ये कहा कि फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया, मतलब यूनिट वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने कहा कि डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट में हमें जो आंसर मिलता है वो स्केलर क्वांटिटी मिलती है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द स्केलर क्वांटिटी। क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होगा। अच्छा, अगर डॉट प्रोडक्ट हम रिमूव करते हैं तो फिर क्या आता है? डॉट प्रोडक्ट रिमूव करें तो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डेल्टा ए कॉस थीटा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट रिमूव करने से हमारे पास कॉस का फंक्शन आ जाता है,
यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? अच्छा, अब कॉस फंक्शन के अंदर क्या होगा, अगर हम अब इसको कंटिन्यूस देखें तो यहां पर आपको मिला कॉस का फंक्शन, कॉस थीटा। तो यहां पर आप बेटा कॉस का फंक्शन लगाइए और इसके केसेस आप खुद बना सकते हैं। केस वन नंबर वन, जब हम इसको थीटा रख के चेक करें 0 डिग्री, मतलब व्हेन दे आर पैरेलल, जब दोनों पैरेलल हो, तो cos 0 किसके बराबर होगा? cos 0 बराबर होता है 1 के, और आपका जो आंसर आएगा फ्लक्स का, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डेल्टा ए, और cos 0 क्या हो जाएगा? 1 के बराबर। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? मैक्सिमम। इसका मतलब जब फ्लक्स जो है वो आपका सरफेस एरिया और उसमें फील्ड लाइन जो आ रही है इस तरह क्रॉस हो रही है, वो बिल्कुल आपस में पैरेलल होंगी। देखो एरिया का जो फेस है वो भी क्या है? बिल्कुल पैरेलल स्ट्रेट है। मैं ब्लू लाइन से बना रहा हूँ, ये एरिया है, ये इस एरिया की डायरेक्शन है, इस शीट की फेस है, फेस की डायरेक्शन है ये स्ट्रेट, ठीक है। और जो फील्ड लाइन आ रही है वो भी ऐसे ही है, दोनों क्या हुई आपस में? पैरेलल। और अगर पैरेलल होंगी तो उसका मतलब एंगल थीटा 0 है, और पैरेलल होने की वजह से वो मैक्सिमम आंसर मिलेगा। तो फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम एट